कल तक नीच राजनीति और अब अमेठी में राहुल गांधी को जीत के लाले वाले बयान आ गए और इन सब के बीच जानकारी आ रही है कि अमेठी में प्रियंका गांधी के पीए से झड़प हुई है स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी का प्रियंका के पीए पर आरोप उन्होंने लगाया है कि दरअसल अमेठी में वो जब घूम रही हैं तो ऐसे में प्रियंका की पीए ने मेरी मौजूदगी बूथ पर जी उसका विरोध किया है। तो प्रियंका की पीए का नाम प्रीति सहाय बताया गया है और स्मृति ईरानी ने ये विरोध किया है कि दरअसल प्रीति सहाय बूथ पर उनकी मौजूदगी का ही विरोध कर रही थी, जबकि बतौर प्रत्याशी वो किसी भी बूथ पर जा सकती हैं और वहां का अवलोकन कर सकती हैं, यानी स्थिति को भांप सकती है। इससे पहले राहुल गांधी भी जगह जगह नजर आए जो बूथ का अवलोकन कर रहे थे, जा रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी की पीए हैं प्रीति सहाय, उन पर यह आरोप लगाया है और विरोध किया है स्मृति ईरानी ने, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, अमेठी में चुनाव लड़ रही हैं। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि किस पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति और बता रहे हैं कहाँ क्या क्या गड़बड़ी हो रही है वो ट्वीट के जरिए यहाँ पर। और इन सब के बीच वाल्मीकि नगर पहुँचे नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सीधे तौर पर राहुल गांधी को ये कहकर घेरा कि अमेठी में उनकी जीत के लाले पड़ गए हैं, उससे भी अब ये बात आ गई है कि दरअसल अमेठी एक जंग के मैदान के तौर पर इस चुनाव में नजर आ रहा है, जिसमें पहली बार कुमार विश्वास कर रहे थे, लोगों को महसूस हो रहा है चुनाव हो रहा है। स्मृति ईरानी ने कूदने के बाद कहा पहली बार अंधेरे से उजियारी की तरफ लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी ने सुबह ही पहुंचकर जिस तरीके से जिक्र कर दिया कि नीच कर्म होता है जाति नहीं होती, ये सारी चीजों ने बहुत तीखापन लगा। मौसमी, क्या कहा स्मृति ईरानी ने? देखिए, स्मृति ईरानी और प्रीति सहाय की कहा सुनी हो गई है, बहसा बहसी हो गई। ये थोड़ी एक बूथ पड़ता है जो कि 210 211 बूथ है जगदीशपुर इलाके में प्रसून, और वहाँ पे स्मृति का आरोप है कि प्रीति सहाय जो है वो बिना किसी कार्ड के, बिना किसी पास के वो पोलिंग बूथ के अंदर आ गई और जब और लोगों को कुछ समझाने लगी थी। जब स्मृति ईरानी ने बोला कि वो यहाँ की मतदाता नहीं है इसलिए वो अंदर नहीं जा सकती हैं, तो उनके साथ उनकी कहासुनी हो गई और मामला काफी तूल पकड़ लिया। पुलिस कंप्लेन तक की बात आ गई है और जाहिर है कि इस पूरे मसले को स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया तो मसला और आगे बढ़ गया। नहीं तो ये बता रहे हैं कि पुलिस के शिकायत तक मामला पहुंच गया, लेकिन वोटिंग तो हो रही है ना जिस जगह पे ये हंगामा हुआ? जी जी जी, पोलिंग लगातार हो रही है और वहाँ पे तमाम मतदाता खड़े थे जो थोड़े वक्त के लिए तो सहम गए, क्योंकि जिस तरह से दोनों की बहसा बहसी हुई और शोरगुल होना शुरू हुआ, पर उसके बाद पुलिस कर्मियों ने भी उनको बाहर जाने को बोला और उसके बाद शायद तुरंत स्मृति ईरानी ने ट्वीट भी कर दिया कि इस तरह से हुआ है। हालांकि प्रीति सहाय वहाँ से तुरंत चली गई। चलिए, आप नज़र रखिए, फिर हम आपके पास लौटेंगे। अभय जी, एक सवाल जहन में आ रहा है या लोगों के जहन में भी है, पहली बार गांधी परिवार को नेहरू से लेके अभी तक को कटघरे में नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया है और बहुत ही महीन तरीके से नेहरू के पैरेलल में सरदार पटेल को खड़ा करना, अब के दौर को उस विरासत और नेहरू डायनेस्टी को कटघरे, ये सारी परिस्थितियां क्या बता रही है कि क्या पहली बार बीजेपी या आरएसएस से चूंकि प्रचारक रहे हुए हैं नरेंद्र मोदी, उस पूरे के पूरे आज़ादी के बाद के कांग्रेस के इतिहास को ही निशाने पर लेकर नई परिस्थितियां लाना चाहती हैं? क्या है स्थिति? देखिए, कोई भी राजनीतिक विरासत हो वो जीवित तब रहती है जबकि वो नई परिस्थितियों में अपना नवीकरण करती है। मेरा मानना है कि जो गांधी परिवार की विरासत है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत नहीं है, जो कि महात्मा गांधी की विरासत नहीं है, गांधी परिवार की विरासत एक अलग तरह की चीज़ है। मतलब जो है उसका गांधी और नेहरू से कोई संबंध नहीं है, ना राजनीतिक संगठन के मामले में, ना राजनीतिक प्रवृत्तियों के मामले में। तो गांधी परिवार की जो विरासत है, इस विरासत ने अपना नवीकरण तब किया था जबकि उसने गठजोड़ राजनीति करना स्वीकार किया सोनिया गांधी के नेतृत्व में, और उसका उन्हें लाभ भी हुआ। वो 10 साल से सत्ता में उसकी वजह से रहे, लेकिन वो उसके बाद वो अपना फिर से उन्हें नवीकरण करना था जो वो नहीं कर पाए। और इसीलिए आज उनकी जो हालत है, अमेठी में जो आप जद्दोजहद देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी इधर उधर घूम रहे हैं या प्रियंका गांधी के सचिव का स्मृति ईरानी से झगड़ा हो रहा है, ये सब जो स्थितियां बन रही हैं, ये स्थितियां खुद उस नवीकरण के अभाव की द्योतक हैं। ये बताती हैं कि नई परिस्थितियों के मुताबिक वो अपने आप को नहीं ढाल पाए और जो उन्हें करके दिखाना चाहिए था एक सांसद के रूप में, उनकी जो विफलताएं हैं अमेठी में, वो आज उनके सामने आ रही हैं।
हम इस पे आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, नलिनी जी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सुजीत झा के साथ रूडी मौजूद हैं। सुजीत, सारण से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर मैदान में है और इस बार मुकाबला उनका राबड़ी देवी से। पिछले 2 बार से लालू यादव से आपका मुकाबला था, इस बार जी। राबड़ी देवी से क्या अंतर पाते हैं? नहीं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये चुनाव में लालू यादव से ही लड़ रहा हूँ। लालू यादव दुर्भाग्य से जेल चले गए, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये खासियत है कि जेल जाने वालों की भी हैसियत कोई कम नहीं होती है। ये पता चला। ये लोकतंत्र है और ऐसा लोकतंत्र जहां जेल जाते हैं अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर जेल जाते हैं तो अपने पत्नी को एमपी बनाते हैं। ये भारत का ही लोकतंत्र है, लेकिन जात का लोकतंत्र है, एक समीकरण का लोकतंत्र है। तो हम सलाम करते हैं ऐसे लोकतंत्र को। और मुझे लगता है कि एक साधारण चुनाव तो छपड़ा का रहा नहीं है। जिस तरह से कोई रायबरेली की बात करता है, कोई अमेठी की बात करता है, उसी प्रकार से बिहार में सारण छपड़ा की राजनीति बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जाति का संघर्ष है, यहाँ वर्चस्व का संघर्ष है, यहाँ नेतृत्व का संघर्ष है और यहाँ से सिर्फ एमपी कोई नहीं बनता, यहाँ से नेता बनता है। इसलिए ये कठिन सीट है। मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि 272 के उस किटी में, भाजपा के किटी में एक और जोड़ दूं। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। क्या लग रहा है इस बार आपको, एक जोड़ पाएंगे? जो सबसे बढ़िया चुनाव लड़ा जा सकता है, मैंने वो लड़ने का प्रयास किया है कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ करके कैंपेन में। बाकी उसके बारे में इससे अधिक कहना वो अनुचित होगा। लालू जी इसके बारे में बता देंगे आपको। मिशन 272 का जिक्र आ गया। नलिनी सिंह जी, हम जरा सोलन चले, उससे पहले एक कमेंट आपका चाहेंगे जिसका जिक्र हम कर रहे थे। सरदार पटेल का नाम लाने की जरूरत क्यों पड़ी नरेंद्र मोदी को? देखिए, नरेंद्र मोदी के जो विरोध में बहुत सी चीज़ें कही गई, वो उतने तो जानकार आदमी हैं और पॉलिटिक्स में माहिर हैं। वो समझ गए कि जो उनकी अभी छवि बनी है उसमें कई पुट आने बाकी हैं। शुरू किया गुजरात के ही लौह पुरुष सरदार पटेल से, उसके बाद उन्होंने उनको अपनाया, कांग्रेस के दिग्गज नेता सरदार पटेल को उन्होंने अपनाया। उसके बाद करते करते उन्होंने कई चीज़ें ऐसी की, अपनाया, जिसकी लोगों को आशा नहीं थी कि ये अपने आप को विस्तार करते गए अपनी पर्सनालिटी का। लेकिन मुझे सबसे यह कहना है कि जो स्थिति आई है, अब पिछले 1 और आज और 12 तारीख को जो लगता है जो हो गया है, उसमें यह है कि अब आरएसएस और जो लोग कभी भी गांधी परिवार पर उंगली नहीं उठाते थे, जो लोग कभी भी अमेठी, रायबरेली वगैरह के बारे में कुछ कहते नहीं थे, कई तो पार्टियां हैं जो आप जानते हैं कि वहाँ पर प्रत्याशी नहीं रखती हैं। अब आरएसएस, भाजपा वगैरह आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं उन्हीं की तरफ। वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगा है कि अगर हमने ये नहीं किया तो जो कांग्रेस हम पर वार कर रही है वो बिना कोई जवाब के वो वार चलते रहेंगे और वो ज़्यादा धारदार होते जाएंगे। देखिए क्या है कि अगर आप देखें कि जो ये आप अगर इतिहास में देखें तो आप देखें कि कभी भी आरएसएस ने भी इस नेहरू परिवार पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब जब से समझौता एक्सप्रेस हुआ है, मालेगांव ब्लास्ट हुए, हैदराबाद ब्लास्ट, हिंदू टेरर की बात आई है, उससे ज़्यादा जबकि संघ परिवार के जो संगठन हैं उन पर उंगली उठानी शुरू हुई है। होम मिनिस्टर ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, दिग्विजय सिंह ने। तो अब ये लगा कि अस्तित्व की लड़ाई है। आरएसएस को बैन करने की भी थी, तो मुझे ये लगा कि उसके बाद जा करके अब आप जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस वक्त वार हो रहा है, आज भी जो हो रहा है, नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दौर में नेहरू या इंदिरा गांधी तक का जिक्र जो हम लोग करते हैं उसमें संघ परिवार पे सीधा निशाना साधा नहीं किया था। हम इस पे चर्चा पे आते हैं, लेकिन पहले चलते हैं सीधे सोलन। सत्येंद्र वहां पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र हिमाचल के अंदर है। भारत की आजादी के बाद सबसे पहली बार मतदान करने का गौरव भी एक हिमाचली को ही मिला था। फिलहाल हम आपको शिमला लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह से ही मतदाता लंबी लंबी लाइनों में यहां पर लगे हुए हैं। पुरुष और महिलाएं सब अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए यहां पर आए हैं। अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, 47 लाख के करीब मतदाता हैं, 7000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और मुख्य मुकाबला यहां पर भाजपा और कांग्रेस में ही है। फिलहाल
4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। एक सीट पर, मंडी सीट पर, वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस की सांसद है। फिलहाल दोनों ही पार्टियों में मुख्य मुकाबला है। ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करें तो हम आपको एक नक्शा भी दिखा रहे हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी भी पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए हैं वहां पर भारी बर्फ जमी हुई है और फिलहाल जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर धूप खिली हुई है। लेकिन कुल मिलाकर बात करें, हिमाचल का मतदाता उत्साहित है और ये लंबी लंबी लाइन इसी बात का सबूत है कि हिमाचल में मतदान को लेकर खास जोश हमेशा से ही बना रहा है और फिलहाल भी देखा जा रहा है। मतदाता किसको अपना मत देगा और किसको रिजेक्ट करेगा, इस बात का फैसला आने वाली 16 मई को ही होगा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सत्येंद्र चौहान, सोलन, हिमाचल आज तक। रामविलास पासवान के बेटे यानी दूसरी पीढ़ी भी चाहे मैदान में आ गई हो, लेकिन रामविलास पासवान के खिलाफ दरअसल इस दौर में सबसे बुजुर्ग नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास मैदान में है। अभिषेक उन्हीं के साथ है। जरा अभिषेक, बात की जाए। 94 साल की उम्र हो गई है लेकिन अब तक नहीं थके हैं रामसुंदर दास। 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हाजीपुर में बूथ दर बूथ घूम रहे हैं और अपने चुनाव का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ है रामसुंदर दास जी। रामसुंदर दास जी, 94 साल की उम्र है, आप थके हुए नहीं लग रहे हैं। क्या है इस आपकी सेहत का राज और चुनाव का क्या होगा? सेहत का राज ये है, हमारा जो बराबर रहा है सेवा करने के लिए, वहीं से एनर्जी मिलती है और यहाँ के लोगों से एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी क्रिएट करता है। अब मैं सेवा करता हूँ। चुनाव में क्या होगा, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि चुनाव पोलराइज होता जा रहा है रामविलास पासवान और लालू यादव के बीच। पोलराइज दोनों के यहाँ जो हो रहा है आप देख रहे हैं, हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जब बक्सा खुलेगा तो मालूम हो जाएगा कि पोलराइज किधर हो रहा है। वो लोग जो बात कर रहे हैं वो बिना काम की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी जब से आई सरकार में वो सभी क्षेत्रों में सेवा करती रही, हो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए ये तो लोग बराबर करते रहे हैं, तोड़ते रहे हैं लोगों को जात के नाम पर और दूसरे के नाम पर। जी, इन्हें देख के हम चलें। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, सवाल यह है कि पीवी नरसिम्हा राव भी जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे यंग हो गए थे, इन्होंने भी जिक्र किया मौका मिलते रहे तो जवान रहते हैं। वजह यही है राजनीति में ये। देखिए, 94 साल के लिहाज से रामसुंदर दास जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और उनका जो बातों को समझने की क्षमता और उसका ठीक ठीक जवाब देने की क्षमता, उस लिहाज से केवल इसी आधार पे वो चुनाव जीतने का दावा कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य की दम पे। इस वक्त क्या लगता है नल्ली जी, इस उम्र में इस ठसक के साथ राजनीति का ये मिजाज? क्या कहें, युवा जोश। लेकिन ये लगता है कि कुछ तो होगा उस पानी में, या कुछ होगा इनके, जिसे कहते हैं कि अपने पे अंकुश लगा रखा है जो इस तरह से चल रहे हैं। रामसुंदर दास जी का मैं बहुत अरसे से सुन रही हूँ। ये उसी इलाके के, उत्तर बिहार के हैं और अब अरसे से ये इसी तरह घूमते हैं, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो इस बार जैसे आपने पूछा, अगर ये किसी तरह जीत गए तो विश्व रिकॉर्ड होगा, विश्व रिकॉर्ड हो जाएगा कि 94 साल में आपने एक उस शख्स को हरा दिया जो रिकॉर्ड मत से कभी जीता था, जो कभी रिकॉर्ड मत से जीता था, जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो ये भी गिनेस में जाएंगे। रामविलास पासवान तो ये बड़ा रोचक है। हाजीपुर में सबकी नज़र शायद इसीलिए भी टिकी हुई है।